हम आज रोटेशनल मोशन का एक खूबसूरत सा क्वेश्चन करेंगे और इस क्वेश्चन में कंसेप्ट से समझेंगे। मेन मोटो इसके अंदर जो कंसेप्ट्स यूज होते हैं उस कंसेप्ट को हमको समझना है। और ये क्वेश्चन पर्टिकुलर नीट में कई बार पूछा गया है। देखिए यहां पर दो सपोर्ट है जिस पर हमने इस रॉड को रख दिया है। यह एक यूनिफॉर्म रॉड है जिसकी लेंथ सपोज करें हम 100 सेंटीमीटर है। एक 100 सेंटीमीटर यूनिफॉर्म रॉड है और आपको पता है किसी भी यूनिफॉर्म मटेरियल का सेंटर ऑफ मास उसके सेंटर से जाता है। तो इस 100 मीटर लॉन्ग रॉड का सेंटर ऑफ मास यहां से हम दे सकते हैं जो बिल्कुल सेंटर पर है। सपोज करो इस रॉड का मास 50 किलोग्राम है, मतलब 50 किलोग्राम पूरा यहां पर कंसंट्रेट है। ठीक है, हमने एक और लोड यहां पर लगा दिया जो कि सपोज करो 40 किलोग्राम है। अब हमको इसकी कैलकुलेशन करना है कि इस सिचुएशन पर जब एक रॉड को हमने दो सपोर्ट के सहारे रख दिया है और एक लोड हमने एक इस कॉर्नर से कुछ दूरी पर हैंग कर दिया है, तो अब हमें यह पता लगाना है कि इस रॉड पर जो रिएक्शन फोर्स R1 और R2 एप्लीकेबल हो रहे हैं उसकी वैल्यू क्या होगी। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। इसी क्वेश्चन पर नीट में आईआईटी में कई बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो अब देखिए यहां पर सबसे पहले हम सभी फोर्सेस की चर्चा करेंगे। आपको पता है इस रॉड का लोड इस सपोर्ट पर नीचे की ओर गिरेगा, तो उसके रिजल्ट में यह सपोर्ट का रिएक्शन फोर्स ऊपर की ओर होगा। पता है आपको रिएक्शन फोर्स हमेशा एप्लीकेबल फोर्स के अपोजिट होता है। ठीक उसी प्रकार से इस कॉर्नर पर जो रॉड के इस कॉर्नर पर सपोर्ट है यहां पर रिएक्शन फोर्स R2 ऊपर होगी। ठीक है, इसके अलावा इस रॉड पर दो फोर्सेस जो कि नीचे की ओर लग रहे हैं, एक हमारा सपोज कर दें हम W1 और इसको सपोज कर दें W2। तो W1 ड्यू टू 40 kg इस रॉड को नीचे की ओर प्रेस करेगा और रॉड का खुद का वजन जो कि सेंटर पर सेंटर्ड है उसकी वजह से भी लोड नीचे की ओर होगा। अब आपकी समझ में आ रहा है कि इस रॉड के ऊपर दो रिएक्शन फोर्स जो कि ऊपर की ओर है और ये दो लोड जो कि नीचे की ओर है। अब हमारे चैप्टर में हमने पढ़ा हुआ है ट्रांसलेटरी बैलेंस, ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम, मतलब ये रॉड लीनियर डायरेक्शन में नहीं चल रही है या चल भी रही होगी तो इस रॉड के ऊपर लगने वाले ट्रांसलेटरी फोर्स सारे बैलेंस में, ये रॉड बैलेंस कंडीशन में रखी हुई है तो इसके अंदर जितने भी ट्रांसलेटरी फोर्स है वो सारे बैलेंस में होंगे, मतलब उनका सबका एडिशन 0 होगा। करेक्ट। तो देखिए ये वाला फोर्स ऊपर की ओर, उसके बाद आगे चलेंगे तो ये फोर्स नीचे की ओर। अगर ऊपर की ओर के फोर्स को हम पॉजिटिव ले रहे हैं तो उसके अपोजिट नीचे की ओर के फोर्स को हम निगेटिव ले लेंगे। ओके, अगला फोर्स W2 ये भी नीचे की ओर निगेटिव है। फिर आगे चलेंगे R2 ऊपर की ओर, ये पॉजिटिव हुआ और इन सब का टोटल 0 होगा। ओके, पहली इक्वेशन ये, किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम हो, कैसा भी प्रॉब्लम हो, उस प्रॉब्लम में आपको ट्रांसलेटरी फोर्स ढूंढ करके उनको बैलेंस ऑर्डर में इस इक्वेशन में पुट करना है, आपका आंसर ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगा। सेकंड होता है रोटेशनल बैलेंस, रोटेशनल इक्विलिब्रियम। चूंकि यह रॉड घूम नहीं रही है और घूम भी नहीं होती तो भी इसके जितने भी रोटेशनल फोर्स है वो सारे बैलेंस में होंगे। अब रोटेशनल फोर्स कैसे निकालेंगे, बहुत आसान है। देखिए ये फोर्स ऊपर की ओर है, करेक्ट, और हम सपोज करें कि यह रॉड अपने सेंटर ऑफ मास के अराउंड घूम सकती है या हम सेंटर ऑफ मास के अराउंड इसका मोमेंटम ऑफ कपल निकालना चाहते हैं, तो फिर आप क्या करेंगे, जिधर फोर्स की डायरेक्शन है उस डायरेक्शन से जिधर सेंटर ऑफ मास है उधर आप एक एरो बना दो। हमारा सेंटर ऑफ मास यहां पर है तो हमने इस रिएक्शन फोर्स का डायरेक्शन को हमने सेंटर की ओर मोड़ दिया। यहां पर भी रिएक्शन फोर्स ऊपर है, सेंटर यहां पर है तो हमने इसको इधर की ओर मोड़ दिया।
चूंकि ये हमारा सेंटर ऑफ मास है जिसके अराउंड हमको मोमेंटम ऑफ कपल निकालना है, तो ये जो लोड है इसका डायरेक्शन नीचे, इसको हमने सेंटर की ओर मोड़ दिया। ठीक है, इस तरह से हमारे पास इन दो सपोर्ट की वजह से जो रिएक्शन फोर्स था उसका डायरेक्शन सेंटर की ओर, मतलब रोटेशनल एक्सिस की ओर, इस रिएक्शन फोर्स का भी डायरेक्शन रोटेशनल एक्सिस की ओर, और इस लोड का भी डायरेक्शन रोटेशनल एक्सिस की ओर। जब आप इसको ध्यान से देखेंगे तो ये आपको क्लॉकवाइज दिखेगा, इस तरह से ये है तो ये क्लॉकवाइज दिखेगा जैसे कि घड़ी घूमती है। ये आपको एंटी क्लॉकवाइज दिखेगा, ये भी आपको एंटी क्लॉकवाइज दिखेगा। मतलब अगर हम क्लॉकवाइज को प्लस माने और एंटी क्लॉकवाइज को माइनस डायरेक्शन माने तो मोमेंटम ऑफ कपल इसकी वजह से पॉजिटिव, इसकी वजह से निगेटिव और इसकी वजह से निगेटिव। अब मोमेंटम ऑफ कपल हम रखते हैं, कैसे रखेंगे? तो सपोज करो यहां से यहां तक इसका सेंटर से डिस्टेंस x है, तो x इंटू r1 पॉजिटिव डायरेक्शन। आपको पता होगा मोमेंटम ऑफ कपल मतलब फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम रोटेशनल एक्सिस। तो फोर्स ऐसा है और उसके परपेंडिकुलर ये डिस्टेंस यहां से यहां तक ऐसी है। क्लियर आ रहा है समझ में? तो x r1 प्लस इसकी वजह से कपल, मोमेंटम ऑफ कपल, तो चूंकि ये एंटी क्लॉकवाइज है तो हम इसका साइन माइनस लेंगे, और इसकी वजह से W1 फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस सपोज करो y होगी, ये y होगी, राइट। फिर हम इसकी बात करेंगे, इसकी वजह से मोमेंटम ऑफ कपल, चूंकि ये भी एंटी क्लॉकवाइज है तो इसके ऊपर माइनस देंगे, और हम इसकी वैल्यू दे देंगे R2 इंटू सपोज करो ये Z हो गया, R2 इंटू Z इक्वल टू 0। क्लियर? तो अब आप देखेंगे x r1 माइनस Z r2 इक्वल टू W1y, एक इक्वेशन हमारी ये बन जाती है। और यहां से देखेंगे तो R1 प्लस R2 इक्वल टू W1 प्लस W2, दूसरी इक्वेशन ये बन जाती है। तो प्यारे बच्चों, इस कंसेप्ट को बड़े ध्यान से समझिए। ये कंसेप्ट रोटेटरी मोशन में जहां कपलिंग बैलेंस हो उस क्वेश्चंस में कंसेप्ट काम आते हैं, और कैसा भी क्वेश्चन आप इस कंसेप्ट पर सॉल्व कर सकते हैं। जब हम आगे मिलेंगे तो इसकी एप्लीकेशंस के ऊपर डिस्कस करेंगे।